नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। एक छोटे से अंतराल के बाद या कह लीजिए अवकाश के बाद आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अवकाश लेने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र फुडीर सर, न्यूज पॉइंट से। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपको और प्रारब्ध के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से अभिवादन। सर, आज दो ऐसी खबरें, हालांकि बंगाल से ताबड़तोड़ खबरें आ रही हैं। 9 तारीख से हालत ये है कि काम आगे या शुभेंदु पीछे, शुभेंदु आगे या उनका काम पीछे, यही सिलसिला लगातार चल रहा है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का फैसला हो, चिकन नेक की जमीन सेंटर को देने की बात हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो, नीतिगत बदलाव हो, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। गिरफ्तारियां, बुलडोजर, ट्रांसफर, ये तमाम चीजें। लेकिन उस बीच में दो बड़े डेवलपमेंट है। आज दर्शकों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल पाल्टा की वो सीट जहां पर दोबारा से चुनाव होगा, दोबारा से चुनाव नहीं, वहां पर चुनाव होगा जिस चुनाव को दूसरे दौर के साथ नहीं कराया गया था। पुष्पा नाम का अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का पाला हुआ राजनैतिक गुंडा कहिए या आपराधिक गुंडा कहिए, जो कहता था कि मैं कभी झुकेगा नहीं, उम्मीदवार टीएमसी का आज भी है, क्योंकि अब उम्मीदवारी वापस ली नहीं जा सकती, वो नाम हट चुका है। लेकिन कल उसने घोषणा की कि साहब, हम अब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि आप ईवीएम पर जब जाएगा मतदाता तो उसका चेहरा होगा और तृणमूल का निशान भी होगा। इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा इस समय डेवलपमेंट चल रहा है, जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं अभिषेक बाबू 24 प्रॉपर्टियां अकेले कलकत्ता में तुम्हारे कंपनी की क्यों, लेकिन उसके साथ ज्वाइंट खरीदारी चल रही है। और किसकी? काबा और मदीना वाली वो सांसद और अभिषेक बनर्जी, भाईपो और काबा मदीना की सांसद, इनकी लोग जुड़े हुए यानी ज्वाइंटली प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं और वो अब सार्वजनिक हो चुका है। इन दो चीजों पर आज बात करेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजनैतिक या संपत्ति इकट्ठा करने वाला या काली कमाई का, या इससे ज्यादा कुछ और। शुरुआत करेंगे जहांगीर खान से, पाल्टा सीट पर, जहां शुभेंदु अधिकारी ने वीरेंद्र अब तो कह दिया है कि साहब 1 लाख प्लस और 1,30,000 के आसपास का उन्होंने टारगेट लिया, जहां तक मुझे ध्यान आता है। जहांगीर ने वो रास्ता खोला है और वो ये कह रहा है कि साहब, शुभेंदु दा ने पाल्टा को बड़ा तगड़ा पैकेज दे दिया, इसलिए मेरे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। वीरेंद्र सर। अवनीश जी, दरअसल शुभेंदु जिस तरह से एक के बाद एक काम कर रहे थे, शुरू में ये लग रहा था कि शायद हमको लग रहा था जैसे तमाम, हालांकि योगी जी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, 20-22 दिन उनको लग गए थे, याद होगा आपको। तमाम लोग अगले 22-25 दिन तक पूरे टीवी पर योगी जी दिख रहे थे। हेमंता ने काम जरूर किए, लेकिन चूंकि नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह से उस वक्त उनके आने तक कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ इतने लीडर्स को जगह नहीं दी जाती थी। आपको याद होगा, ये हिंदी चैनलों की एक अपनी अहमन्यता थी या उदंडता थी, जो भी आप कहिए, क्योंकि उनको लगता है वो श्रेष्ठ थे और देश वही है जो यूपी, बिहार और इधर था। तो इसीलिए हम लोग उनके उस फैसलों को नहीं देख पाए थे जो उन्होंने आने के बाद किए थे। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का एक ही नेता, याद होगा आपको, पीएस संगमा हुआ करता था, ऐसे करके देखते थे। तो हम लोग उनके फैसले नहीं देख पाए थे। लेकिन जब अब शुभेंदु फैसले एक के बाद एक ले रहे हैं, तब इस देश की जनता समझ चुकी है, वो अपने बॉर्डर्स पर निगाह रखती है। मैं ये कहूंगा कि ये सारी क्रांति जो है जनता की है, वो बैठी है उत्तराखंड में, वो बैठा है उत्तराखंड के एक सबसे किनारे वाले गांव में, लेकिन वो ट्वीट कर रहा है बंगाल की स्थिति पर। वो बैठा है चेन्नई के कोने में एक दूर दराज के रामनाथनपुरम के गांव में, विरुद्धनगर के किसी हिस्से में बैठा है और वहां से एक ट्वीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो चिकन नेक के लिए जमीन नहीं दे रही है ममता बनर्जी, ये देश के साथ गद्दारी कर रही है। तो ऐसे समय में जब हम शुभेंदु का काम देखते हैं तो हर कोई उस पर नजर रखे हुए, आपने देखा होगा हर रोज वो एक फैसला करते हैं। हमको लगता है कि आज, जैसे आपने देखा होगा, शाम होते ही पिच पर कवर डल जाते हैं, बल्लेबाज अपने पवेलियन में चले जाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आज की पारी उन्होंने 105 रन पे खेली। हम सुबह उठ के सोचते हैं 105 से शुरू होगी, पता चलता है रात में दोबारा मैच करा के कह दिया खेलने में 270 से खेलूं। तो ये सब चल रहा है। क्योंकि जब हम ये देख रहे थे
मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जो है उधर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो खबर मतलब वापसी उनका ओबीसी में जो हाई कोर्ट के फैसले ने ममता बनर्जी को बड़ी बुरी तरह लताड़ा था और उसका फैसला रद्द कर दिया था कि भाई धार्मिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनमें कोई जाति नहीं होती। लेकिन इस देश में जाति होती है हिंदुओं की, नेताओं की। वो जानते हैं कि हमको वोट कहाँ चाहिए। मुसलमान वोटों के लिए वो अपनी जातियां भूल जाए, है ना। वो इस तरह से उतर के सब लोगों ने किया था। तो उस पर सरकार ने एक खत लिख दिया था 10 मई को ही, वो मतलब 10 या 13 मई को आ गया था और उसके बाद अब पता चला था लोगों ने उसको। लेकिन हम अभी उस खत में उलझे हुए थे कि उन्होंने नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया, जाइए खत्म कहानी, चलिए नमस्ते। 10% आपके पास रहेगी, जो था पहले जो हिंदू जातियों के पास था। वरना ममता बनर्जी ने उसमें 77 जाति जोड़ी थी। और आपको ये जान के मतलब दर्शकों को हैरानी होगी, या पता तो चल ही चुका है आजकल हर बात का, लेकिन फिर भी कि 77 में से 75 मुसलमान जातियां। मुसलमानों में कोई जाति होती नहीं है। ये इस देश के संविधान को कूड़े में फेंक देने वाली हालत इन्होंने बना दी इस देश को, जो हर समय माथे पे संविधान लेके घूमते हैं कि भाई आप उनको कैसे दे सकते हो। मुसलमान ही इसीलिए हुआ है कि हिंदू में जातिवाद होता है। ये उसकी रोज किताब लिखते हैं, वो रोज मुल्ला चिल्लाता है सामने खड़ा होकर, कोई भी वो यही बताता है। वो रोज आप उसके ट्वीट देख लीजिए सोशल मीडिया पे, हर एक जिहादी यही सबसे पहले कहता है कि हमने तो हिंदू मुस्लिम से वो नहीं होता वो। और वो तो शेर इतना ज्यादा उसको पढ़ते पढ़ते नसीरुद्दीन और तमाम पता नहीं कितने बसीरुद्दीन चले गए, जो ये सिर्फ बताते रहे कि साहब कोई नहीं है, ना बंदा रहा, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और नियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अरे यार वहां सफ में खड़े अदालत में जाके क्यों नाचने लगते हो, सफ क्यों नहीं बनती है वहां। तो ये सब खेल क्या था कि मैं अब ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैंने वहां कवर भी किया 2.5 महीने, और मैं तो 2007 से ही कर रहा हूँ। मुझे ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं बंगाल को, लेकिन बंगाल को समझने में मुझे लगता है 70 साल भी कम पड़े, क्योंकि इतने पर्दे डाल दिए थे ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों ने कि वो बंगाल ही नहीं दिख रहा था। अब अचानक दिखने लगा। ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे, हिंदू गुंडों के सहारे एक सत्ता हासिल की थी और इस देश में देश की आंखों के सामने एक वो विद्रोह किया था। इस देश के साथ जो किया गया था वो मुझे लगता है लिखा जाना चाहिए, स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे एक राज्य में लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या हुई। और तब हुई जब पूरी दुनिया के पास सारे मीडियम्स थे, मौजूद थे। क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए कुछ गैंग जो पत्रकारों के वेश में बैठे हुए थे और जो जिहादियों की जमात जो कमरे हैं वो उसको कवर दे रही थी। वरना तो ये फलता वाले पे, चूंकि मैं इसलिए आया इतनी बड़ी भूमिका बनाने के लिए, क्योंकि फलता में 1,86,800 कुछ वोट मिले थे पिछली बार 2024। अभी 2 साल नहीं हुए, ठीक 2 ही साल हुए होंगे अगर मई में चुनाव हुए थे, याद कीजिए आप। इस देश में लोकसभा के 2 साल पहले आपको 1,86,000 वोट मिले कुल पड़े हुए से, और कांग्रेस को बीजेपी को कितना मिला 15,000, जो लगभग 7% या कुछ बैठता है। यानी आपको 1,80,000 1,70,000 से आप बढ़त लेके आए थे 2 साल पहले। और जिस ममता के लिए यहाँ रुदालियां दिल्ली में बैठी हुई कपड़े काले करके मुंह पे घूंघट डाल के रो रही हैं, वो ये नहीं बता पा रहे कि भाई ऐसा कौन सा चुनाव है, ऐसा कौन सा जननेता। हमने तो उत्तर प्रदेश देखा, बिहार देखा, और यहाँ तक कि वो देखा, सब जितने भी कष्ट वाले राज्य, महाराष्ट्र देखा, सब देखे। उपचुनाव होता है, अरे यहाँ तक कि महम में जिसमें पूरे देश में ये फैसला आया था जब ये ओम प्रकाश चौटाला लड़ रहा था और वहां दंगे हुए और वो सब हुए, अमीर सिंह डांगी की हत्या हुई, मुझे याद, अमीर सिंह की हत्या हुई, उस पर आयोग बना था। वहां भी चुनाव लड़ा गया, उपचुनाव लड़ा गया। कितना ही अलोकप्रिय नेता हो, आपके यहाँ चुनाव लड़ा जाता है भाई, आप जाते हैं चुनाव लड़ने। एक उपचुनाव है, वो उपचुनाव भी नहीं है, बाईपोल है बस, वो मतलब वो रिपोल है, नोटे बाईपोल। वो रिपोल है, चूंकि उसमें उस आदमी के मुस्कुराता हुआ विजुअल जो इस देश के मुंह पे तमाचा था, लेकिन वाकई वो तमाचा था। वो ये बता रहा था कि पाकिस्तान का डिवीजन आज तक अधूरा है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान मिटा दिया था 1947 को। लेकिन वो आदमी जो हिंदू औरतों को रेप करने के लिए, सीधे हिंदू औरतों, मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूं सीधे, है ना, क्योंकि वो उसने ऐसा किया फलता में जब वो औरतें बाहर निकल के आई। और जब उन्होंने, उससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आपने देखा होगा फलता में उन्होंने बताया चुनाव हो गया साहब,
वो है। लेकिन जब औरतें सड़क पर निकल के आई, उन्होंने कहा कि हमको तो वोट ही डालने नहीं दिया गया, तो उन्होंने उंगलियां दिखाई गई, उनके नाम के वोट पड़े हुए थे। चुनाव आयोग ने इतना साहसिक फैसला लिया, सब 285 रिपोल कर दिए। 4 तारीख तक वो आदमी, एक आदमी जिसको वैसे ही सजा या जेल के अंदर होना चाहिए, सलाखों के अंदर, राष्ट्रद्रोह के नाम पर, वो है अभिषेक बनर्जी, जो पूरे देश की उसको चैलेंज करता है, जो पूरे देश के, यहाँ कोई राजनीतिक बात ही नहीं हो रही। आप जो है अवनीश जी, आपको लग रहा होगा कि ये बातें क्या चल रही हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल है ही नहीं वहां कुछ। वहां दोबारा से इंडिया की बात करनी पड़ रही है, भारत की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जिसके पीछे ना कोई बेस था, जिसको वहां चंपा का फूल कहा जाता है, पका हुआ केला कहा जाता है, वो आदमी इतना बड़ा डॉन हो गया। और अगर वो इतना बड़ा डॉन होता तो आपको दिखता, उस सड़क पर निकलता। दरअसल वाकई इस देश को पढ़ना चाहिए। बंगाल में पुलिस सिस्टम, पुलिस करप्ट पुलिस, और जो पुलिस सिस्टम के लोगों ने, मुसलमान जिहादियों ने जिसको वोट बैंक बनाया उन्होंने, और कुछ हिंदू गुंडों ने मिलके एक राज्य की पूरी न्यायिक व्यवस्था से लेके तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी थी। न्यायिक व्यवस्थाएं कभी कभी फैसला देती रही, लेकिन बाकी सब व्यवस्थाएं वहां ध्वस्त थी। अब ऐसे में जी। जब फल ओरिजिनल काम आया कि शुभेंदु वहां पहुंच गए, 4 मई के बाद दुनिया बदल गई, सर के बल खड़ा हो गया बंगाल, तो आपने देखा क्या हुआ कि वो आदमी चुनाव ही नहीं लड़ा। मैं लगातार कहता रहा मेरे चैनल पर कि भाई वो आदमी के ना तो एजेंट होंगे, क्योंकि दिख रहा था, जिन्होंने बंगाल देखा वो जानते थे। मैंने कहा इसका दफ्तर ही नहीं खुल रहा। जो आदमी सड़क से, जिस आदमी के गुंडों ने एक आईजी को, आईजी नॉमिनेटेड अफसर को, जो है, आप उसको, हजारों लोग उसकी कार के सामने आके चिल्ला रहे हैं कि तू देखेंगे, तुझे देखेंगे, और वो हजारों में से एक नहीं दिख रहा। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि वो, आप ये देखो, वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा है। उसके साथ पुराना वीडियो देखिए, वो जो सोने की चैन लिए हुए, जिसमें वो धमकी दे रहा था, मतलब हमारे यहाँ तो चैन क्या, संकड़ बोलेंगे, जो जानवरों को पहनाई जाती है, सोने के पहने बैठा था वो एक उसके साइड में आदमी, वो नहीं दिख रहा है। इधर बैठा हुआ वो नहीं दिख रहा। मैं तो उनको ढूंढ रहा था कि ये कोई तो दिखेगा, लेकिन वो कोई नहीं दिखा, क्योंकि सबको मालूम है कि अब सरकार है, अब कानून है। तो लिहाजा उसने इसी में देखा, वो जानता है कि मुझे अभिषेक बनर्जी बलि का बकरा बना रहा है। ना तो वो दोनों बुआ भतीजे, पीसी चोर भाईपो चोर के नारों के बीच में अभी तक सड़क पर आपने उनको देखा नहीं। हार जीत चलती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन भाईपो बाहर नहीं निकला। एक ही बार निकला, जब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने गया विधाननगर में, उसके खिलाफ जो साइबर जो हमले का है देश के, उसको चैलेंज करने का, और उसमें उसको सजा होनी चाहिए। सीधी सी बात यह, अगर कानून है वो सीधे तौर पर दिख रहा है। और उसके बाद ममता बनर्जी एक दिन निकली जब वो हाई कोर्ट पहुंची, यानी दोनों बुआ भतीजे वहां सिर्फ तभी निकले जब उनको अदालत में जाना था। वो, और उसकी बुआ का तो क्या लेवल है कि वो, उसको यही पता नहीं कि वो जूनियर एडवोकेट है कि सीनियर एडवोकेट है। उसने लास्ट टाइम इसीलिए उसको बार काउंसिल ने नोटिस करके 9 पॉइंट के जवाब भी मांगे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जब वो बाहर निकली तो वो सीनियर लॉयर का ही वो पहन के चली गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, एक उसको कहा था जो कॉकरोच वाले पे सब कॉकरोच इकट्ठे हो गए हैं। ये भी अच्छा हुआ, इस देश के कॉकरोचों ने खुद ही अपनी पार्टी बना ली, ये भी अच्छी बात। तो वो जो है, उन्होंने कहा था कि तुमको पता होना चाहिए, वहां वो सीनियर लॉयर का वो मांगने गया था कि मुझे सीनियर लॉयर बना दो। तो ये समझना पड़ेगा कि सीनियर लॉयर सीनियर रिपोर्टर की तरह नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं ना हम लोग अपनी मर्जी से, अवनीश जी भी लिख लेंगे यार सीनियर रहा हूं मैं, तो क्या कर लोगे आपका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैं आज देख रहा था, वो एक रुचिका शर्मा नाम की एक मूर्ख जो है, वो जिसको इतिहासकार मान लिया, जिसको लगता है कि उसने रोमिला थापर जैसी उसकी खोज की है मान, वो जो किताबों में थी, उसको एक ने लिखा, मैं आज देख रहा था, बल्कि मैंने उसको रिट्वीट भी किया। उसने कहा कि सीनियर हिस्टोरियन ने बताया है ये कि भोज जो है, भोजशाला नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मुझे लगा जैसी चपटी धरती है वैसी तेरी ये जो है हीरो, वो है हिस्टोरियन सीनियर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, माफ करना, फलता से इधर उधर हो गया, लेकिन वो स्थिति ऐसी ही है, वो इसलिए ही है। जी जी। अच्छा, एक चीज इसमें खोजने की कोशिश की जा रही है, तो कि क्या ये टीएमसी का डिसीजन है या ये जहांगीर का अपना निजी डिसीजन है? क्या वो अभिषेक बनर्जी के कहने पे ये किए हैं? तो मेरे नज़र के सामने से टीएमसी का एक ऑफिशियल ट्वीट जो है वो गुजरा,
जिसमें उन्होंने कहा कि शेमफुल। अब शेमफुल वो किसको कह रहे हैं? जहांगीर को कह रहे हैं, नाम कुछ नहीं लिया है। वो कहा है कि हमारी पार्टी इकट्ठी है। तो ये भी क्या अब ये टीएमसी के ढहने का समय है एक संगठन के तौर पर? और जिस तरीके से हम लोग, वाक़ई आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्या आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है, यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं। तो ये तो अब साफ हो चुका है कि टीएमसी नाम का एक गिरोह था जिसे ममता बनर्जी उनके भतीजे चला रहे थे, और ममता बनर्जी बिना किसी मौसम के जो आके कह रही हैं बार-बार कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना हो जाए, हमारी पार्टी एक है, फलाने हैं, ढिमका हैं, और यहाँ पर शेमफुल लिखना, तो शेमफुल खुद अपने ऊपर लिख रहे हैं, टीएमसी के ऊपर लिख रहे हैं, जहांगीर के ऊपर लिख रहे हैं। ये संगठन अब बचा भी रह पाएगा? कितने दिनों तक रह पाएगा? हालाँकि वो कह तो रही हैं कि अब हम दिल्ली को उखाड़ फेंकेंगे, दिल्ली को उखाड़ फेंकेंगे। तो यहाँ तो टीएमसी के बिखरने के पूरे-पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूरी पार्टी, मुझे भी लग रहा था कि हम लोग इसको एक पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। बेसिकली वो पार्टी नहीं, ये हम लोगों का है। दरअसल लूट का एक बना बनाया एक बड़ा सिस्टम था, किस तरह से हर एक चीज पर, वरना तो इतनी सारी अवनीश जी, जब से आप बच्चे रहे होंगे तब से भी, चूंकि जब आप इसमें आए हैं और आप जब आप न्यूज में आए हैं, और मैं भी न्यूज में आया हूँ अलग अलग पढ़ाई करके। हम लोग शुरुआत में तो जर्नलिज्म नहीं पढ़े, मैंने तो बाद में आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जबकि उससे पहले मैंने एमएससी सब कर चुका। लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट था, है ना, बचपन से देखने का कि पॉलिटिक्स क्या है, देश को समझना, ऐसे ही मतलब पढ़ते हुए भी, तभी हम लोग यहाँ तक आए। आज तक इतने सालों में आप एक बात बताइए कि खत्म हो चुका है चुनाव, मतलब खत्म हो चुका, फैसला आ चुका, लोग रातों में नाच रहे हैं। मतलब सच। बुजुर्ग महिलाएं अपनी जीवन की संचित की गई पूंजियों को नारायण व्रत करके दे रही हैं कि ये अच्छा हुआ वो चली गई। सड़कों पे नाचते हैं लोग। मतलब रात को उन्होंने बज का इलाका, पता नहीं आप में से कितने आपके दर्शक समझेंगे, वहां का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी फाल्ता के पास पहले ये इसी का था, बज का इलाके का था, और इसी के बाद, इसके इस महान कारनामे के बाद ही ये उसकी नजर में चढ़ा था, अभिषेक बनर्जी की, जहांगीर खान। आप ये समझिए कि वहां क्या हालत थी। उन्होंने मतलब रात को, आप समझिए, रात को जब ये फैसले आ गए थे, लोग सड़कों पे, जानते क्या लिखे हुए थे? 15 अगस्त का जश्न। ऐसे थोड़ी होता राजनीतिक पार्टियों में, क्योंकि हम उसको नहीं समझ सकते। हम एक दो दिन, एक दो महीने जाके ना वहां ये समझ नहीं सकते अवनीश जी की वहां चल क्या रहा था। हजारों औरतों के साथ रेप, और आप इस पे जानते हैं, ये जो सयानी घोष या महुआ मोइत्रा, डोला सेन, जो भी नाम आप लेंगे, मुझे लगता है कि वो सांसद हैं, इसलिए मुझे भारतीय गरिमा का ख्याल रखना चाहिए संसद की, पत्रकार के नाते। नहीं तो वो, उनके लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल करना बहुत ही खराब शब्द होगा। उनके लिए आप शब्द ही नहीं ढूंढ सकते। वो जिस तरह का उन्होंने, मतलब आप उनके लिए शब्द ढूंढिए। जो औरत वहां बैठ के शिवलिंग पर कंडोम पहनाती है, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो इस देश की संसद में की नियम कायदे कानूनों पे बात करेगी, जो सैंडल और कुत्ते के केस में फंसी हुई, उससे बात करेंगे। और वो उनका एरोगेंस देखिए, वो डेरेक ओब्रायन, जिसका भाई कराची से भागा, खुद बोलता है संसद में, जिसको ये शर्म आनी चाहिए वो बोल क्या रहा है। कराची में रहने वाले उसके भाई को इसी वजह से भागना पड़ा होगा, लेकिन ये यहाँ सहृदयता है। अभी तक गंजा नहीं हुआ, सर नहीं मुड़वाया। झूठे और मक्कार लोगों को लिए मैं संसद के बाहर के लिए जो उसके कार्य है उन पर बात कर रहा हूँ। मुझे संसद के अंदर उसके विशेषाधिकारों पर कोई वो नहीं, और मुझे अफसोस है कि ऐसे लोग संसद के अंदर बैठते हैं, और इन लोगों के लिए जो एक जमात है वो इनको वो करती है, प्रोटेक्ट करती है पत्रकारों के तौर पर। उसको लगता है कि ये आजादी की बात है, क्योंकि उनके मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, उनको देखना चाहिए फलता में जाके। मैंने हासिमपुरा में देखा है, हासिमपुर में, कि किस तरह से वो महिलाएं, जो छोटी छोटी बच्चियां, खूब जो मासूम बच्चियां जो हैं, बेहद जो बंगाल की खूबसूरती होती है, उस तरह से वो डरे हुए बैठे थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि उसके गुंडे, मुसलमान गुंडे, सामने वाले गांव के मुसलमान, आसपास के मुसलमान, ये कह रहे थे 4 मई के बाद हम देखेंगे।
रेप करेंगे, देखना वेखना नहीं होता है, रेप करना सीधा। वहां जो ये महिलाएं जो इतना ज्यादा, मैं तो उस महिला मोहित्रा को इस देश के लिए शेम मानता हूँ कि जिसकी भाषा इतनी गंदी है कि सड़क पर मतलब फिर वो महिलाओं पर जाएगी गाली, नहीं तो वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। वो कभी इनका सामना कर सकती है क्या? अगर बिना सुरक्षा के वो गांव में चली जाए ना तो चप्पलों से पीटेगी। उन्हीं अपने इलाके के गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। कृष्णा नगर में उसको अच्छे से पता है वो कैसे जीती थी। अब तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की संसद को यह अभूतपूर्व कदम उठाना चाहिए और इनके सारों के चुनावों की जांच होनी चाहिए। ये वाकई धोखा दे के आए हुए हैं, नहीं तो हो नहीं सकता है। डायमंड हार्बर में 1,88,000 वोट मिलने के बाद आपका कैंडिडेट भाग नहीं सकता है। मैं तो ये कह रहा था मेरे प्रोग्राम्स में कि ममता बनर्जी जितना भाषण दे रही है या ट्विटर खेल रही है, उससे अच्छा होती वो वहां 15 दिन के लिए बैठ जाती और जिता के ले आती अपने कैंडिडेट को। देश के मुंह पे, बीजेपी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ मारती कि लो जी मैंने मार दिया, है ना। वो जो गालियां दे रही है उससे अच्छा ये बताती। लेकिन वो जानती है कि उसकी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ वहां 33% मुसलमान है, उसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल वो बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी के लिए इससे भी एक बड़ा अच्छा रास्ता है जो इस वीडियो के जरिए मैं चाहूंगा कि आप जरा इसे विस्तार दे दीजिए। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से बाईपोल क्यों नहीं लड़के आ जाना चाहिए और विधानसभा में बैठना चाहिए, उसके बाद विधानसभा में अपनी बातें रखें। और बंगाल में जो कुछ भी एक तरह से बीजेपी बर्बाद कर रही है, जो विपक्ष को लगता है, तो मुझे तो लगता है सारे विपक्ष को राहुल गांधी को प्रचार करना चाहिए। मैं तो ऑफर देता हूँ, मेरा स्वागत करूंगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ें। बीजेपी किसको वहां से लड़ाए न लड़ाए ये बीजेपी का मामला है, लेकिन राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन, ये सारे लोग प्रचार के लिए जाएं, कितना सुंदर लोकतंत्र का नजारा होगा। ममता बनर्जी क्या ऐसा करेंगी या उन्हें करना चाहिए? देखिए, इस पर बहुत दिन पहले उनकी पार्टी के अंदर ही कहा गया था कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लड़ें, वहां से कोई एक जाके लड़े। ममता को अगर दिल्ली जाना है तो अभिषेक लड़े, इस्तीफा दे, वो वहां से लड़े, ममता वहां से लड़े। और वो तो उन्होंने कहा जिसको पार्टी से जाना हो जाओ, मैं जमीन से फिर खड़ी करूं। तो ये सब वहां से कोई उम्मीद नहीं है उनकी, उनको पता है। वो जो 100 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट जो इस बार शुभेंदु को हराने का था, जब वो उससे नहीं हरा पाए और पिछली बार से ज्यादा से जीत गए, तो बहुत ये सोचना ही बाहर है। अच्छा सर, ये जमीनों की खरीद फरोख्त तो ठीक है, वो तो अगर शुभेंदु दा ने कहा है कि इतना कैसे हो गया तो जांच तो कराएंगे। लेकिन ये भाईपो और काबा और मदीने वाली सांसद जो है टीएमसी, ये इन दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टियां निकल रही हैं, ये क्या है? थोड़ा चलते चलते। दरअसल मैं एक बात सोच रहा था, अगर हम इसको बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में भी देखें, मैं ये मान रहा था कि उस महिला का जो इतना ज्यादा महिमा मंडन, दिल्ली के पत्रकार उसके पैरों में लेट के चप्पल लेके लग रहा था कि नहीं ममता बनर्जी आ गई, ये आ गई, और वो सबको याद होगा आपको, इतना फुटेज दिया जा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये या तो अभिषेक बनर्जी इसको पार्टी से निकाल देगा। भाई अभिषेक बनर्जी जो फिराद हकीम को बर्दाश्त नहीं किया, मुकुल राय को बर्दाश्त नहीं किया, सुदीप्तो को नहीं बर्दाश्त किया, मतलब जो एक भी आदमी को उसने शुभेंदु को, बर्दाश्त, जो शुभेंदु का भी ममता, तो यही रीजन रहा निकलने। हाँ शुभेंदु तो चलो निकल ही गए, उन्हीं की वजह से निकले, उसी की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी वो सयानी को इतना टाइम क्यों मिल रहा है? या तो इसको पार्टी से बाहर होना चाहिए, क्योंकि इतनी हैसियत भी नहीं होगी उसकी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि चुनाव प्रचार में ना तो महुआ दिखाई दी, ना डोला सेन कहीं दिखाई दी, पुरानी उनके साथ की हैं ममता के, जो मतलब खैर महुआ तो बाद की आमंत्रित, वो जो महिला जो चेहरे उन्होंने ढूंढे थे ममता बनर्जी को, ऐसे चेहरे बहुत पसंद आते हैं। और सैनी घोष, ये इन सब में अगर चुनाव प्रचार कहीं आपको दिख रहा था, आपको कल्याण बनर्जी की सभा भी दिखी हो तो मुझे बताइए, मतलब आपने किसकी देखी? इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी से वो बच नहीं रहा था, अभिषेक बनर्जी, सयानी घोष को ना कोई धमकी थी ना वो है, जितनी ताकत से वो कर रही थी, इसका मतलब है कि वो अभिषेक बनर्जी की कृपा पात्र है। अब वो इस प्रॉपर्टी के बाद आने के बाद, फ्लैट के बाद आने के बाद, सब लोगों का सवाल तो आता ही है। देखिए सवाल सब करते हैं,
सैनी घोष कोई बहुत महान अदाकारा नहीं थी कि वो सुचित्रा सेन के कदमों पे चलती हुई पूरे हिंदुस्तान की। उनकी मालूम है, उनकी फिल्में सारे पड़े हैं उस पर वीडियो, है ना? उसको मतलब कि भी कहना हमको किसी के उससे मतलब नहीं है, पर्सनल लाइफ क्या होती है, लेकिन उनके बारे में सबको मालूम है। तो ये फ्लैट के आने के बाद बंगाल में अगर आप देखेंगे चर्चाओं का बाजार इतना जबरदस्त गर्म था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी नहीं तो इसको बाहर निकाल चुके होते। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी का आना सिर्फ उसी इस क्रिया का एक एक्सटेंशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी, जो कि एक पार्टी कभी चला ही नहीं रही थी, टीएमसी कभी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर व्यवहार कर ही नहीं रही थी, ममता बनर्जी केवल डायलॉगबाजी कर रही हैं। अगर उन्हें वाकई बंगाल की चिंता है तो एक बार फिर दोहरा देता हूं, जाएं वापस और दोबारा जाके नंदीग्राम से चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ने के बाद बंगाल की विधानसभा में बैठ के ये सारी चीजें करें। वरना फ्रॉड करके अपने आप को वकील साबित करना, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन वो जो है विदहोल्ड है, उसके बाद जाके इस तरह के तमाशे खड़े करने से कुछ नहीं होगा। और अब शुभेंदु अधिकारी जिस रफ्तार से बंगाल में चल रहे हैं, काम के लिहाज से भी चल रहे हैं, और उसमें देश की सुरक्षा से भी जुड़े हुए मामले हैं, और आंतरिक जो बंगाल की समस्याएं हैं वो भी हैं, बहुत सारा हिसाब भी लिया जा रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आगे ये रफ्तार किस तरीके से मेंटेन रहती है। रही बात अभिषेक बनर्जी और काबा और मदीने वाली, तो शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं। तो फ्लैट, खरीदारी और बंगाल को जैसे लूटा गया है, उसका भी हिसाब बहुत जल्द लगातार देखते रहने वाले हैं हम सारे लोग। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। और हाँ, अगर आपको लगे कि बंगाल पर धीरेन्द्र पंडित सर के साथ ये आज की बातचीत तनिक भी सार्थक है, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। धीरेन्द्र सर ने वाकई यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रवादी जितनी भी हम सारे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, उसमें एक अद्भुत इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से आपको इस मंच पर भी ग्राउंड रिपोर्ट, और आपके विराट अनुभव से आपने बंगाल चुनाव, इससे पहले बिहार चुनाव, और अब आगे आने वाले उत्तर प्रदेश, तो इसलिए धीरेन्द्र पंडित सर के न्यूज पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिए। आपको एक नए फ्लेवर का राष्ट्रवादी मंच दिखाई देगा, और आप सबने फॉलो किया भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और धीरेन्द्र सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।